शब्दकोश। तो आज हम शब्दकोश के बारे में जानेंगे। 11वीं कक्षा में शब्दकोश विषय है। शब्दकोश की हमें कदम कदम पर आवश्यकताएं पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किताबों, समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाओं में जो शब्द हम पढ़ते हैं उनमें से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम मतलब नहीं जानते। वो शब्दों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता, तब या तो हम किसी से उसका अर्थ पूछते हैं या फिर हम शब्दकोश की सहायता लेते हैं। शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। शब्दकोश का निर्माण दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर 1 शब्द और नंबर 2 कोश। शब्द का मतलब होता है शब्द। शब्द का मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और कोश का मतलब होता है भंडार। यानी कोश का मतलब होता है भंडार। तो आप जानते हैं कि शब्दकोश का यहां क्या अर्थ हुआ? शब्दों का भंडार। जहां कई तरह के शब्द एकत्रित किए गए हों, इकट्ठे किए गए हों, वो शब्दकोश कहलाता है। संस्कृत के महान व्याकरणिक महर्षि पतंजलि का कहना है कि सही तरह से समझे हुए और इस्तेमाल किए गए शब्द इच्छा पूर्ति का साधन है। यही कारण है कि जब से आदमी ने भाषा में काम करना सीखा, तभी से वह जान गया कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हर किसी को भाषा की तथा उसके शब्दों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसने कोश बनाना शुरू कर दिया। कोश, सबसे पहले आता है कोश। कोश क्या होता है? कोश बनाना शुरू कर दिया। कोश माने संग्रह करने। कोश एक ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह किया जाता है। इसमें शब्दों के संग्रह के साथ साथ उनका उसी भाषा में या अन्य दूसरी भाषा में या फिर दोनों भाषाओं में अर्थ दिया हो, उसके पर्यायवाची शब्द दिए हों, उसका विलोम शब्द दिया हो। इसके अलावा विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या भी शब्दकोश में की जाती है। नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय अथवा किन्हीं कथनों का संकलन क्रमबद्ध रूप से हो, वो कोश कहलाता है। ये सारी चीज इन कोश में समाहित होती है। कोश के भेद 3 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 विश्व ज्ञान कोश। विश्व ज्ञान कोश। नंबर 2 चरित्र कोश। और नंबर 3 आता है साहित्य कोश। साहित्य कोश। विश्व ज्ञान कोश को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अंग्रेजी में विश्व ज्ञान कोश को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सबसे प्रसिद्ध विश्व ज्ञान कोश है। ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें सारे संसार की तरह तरह की जानने वाली बातों का समावेश होता है। हर तरह की। विश्वकोश का अर्थ है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। जहां संसार के समस्त ज्ञान का भंडार हो, वो विश्वकोश कहलाता है।
इंसाइक्लोपीडिया इसका अंग्रेजी में समानार्थी शब्द है, जिसका अर्थ है शिक्षा की परिधि यानी सीमा। परंतु शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, यह अनंत होती है। अतः विश्वकोश को भी पूरा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता। विश्वकोश पूर्ण नहीं है, हर दिन कोई ना कोई बातें उनमें जुड़ती रहती है। ज्ञान का भंडार भरता रहता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक सृष्टि है, प्रकृति है, ज्ञान बढ़ता रहेगा। दूसरा आता है चरित्र कोश, इसे व्यक्ति कोश भी कहते हैं। इनमें विचारकों के, साहित्यकारों के, कलाकारों के, वैज्ञानिकों के, राजनेताओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के, प्रबुद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियां, उनका साहित्यिक परिचय, उनके क्रियाकलाप आदि का संग्रह किया जाता है। तीसरा आता है साहित्य कोश, इनमें विभिन्न साहित्यों की जानकारी होती है। अनंत है हमारे यहां साहित्य, अनंत, अनेक भाषाओं के साहित्य, तरह तरह की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं, विदेशी भाषाएं, हर भाषा का अपना साहित्य है। उस साहित्य के बारे में जानकारी इस साहित्य कोश में आती है, और साहित्य कोश के अंतर्गत ही शब्दकोश को माना जाता है, क्योंकि किसी भी साहित्य का निर्माण शब्दों की सहायता से होता है। अब इसके बाद आता है शब्दकोश। तो हम आज यहां पर विषय ले रहे हैं शब्दकोश। जब हम शब्दकोश की बात जब हम करते हैं तो शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति, कहां से उत्पन्न हुआ है, उनका स्रोत, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग, पदार्थ आदि का वर्णन होता है। शब्दकोश एक भाषी भी होता है, जैसे हिंदी से हिंदी, द्विभाषी भी होता है, जैसे अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी, और तीसरा बहुभाषी भी होता है, जैसे संस्कृत से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी, संस्कृत से हिंदी व अंग्रेजी, उर्दू। एक भाषा से कई भाषाओं में शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसमें मिलता है। अधिकतर शब्दकोशों में उच्चारण के लिए भी व्यवस्था की गई है, उच्चारण की भी, कि शब्द का उच्चारण कैसे होगा। जैसे अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपियों में किसी शब्द को उसकी लिपि में भी लिखा है, और अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में यानी रोमन लिपि में भी लिखा गया है। देवनागरी में भी शब्द के बारे में लिखा गया है, अंग्रेजी का शब्द है, देवनागरी में भी लिखा गया है। या ऑडियो संचिका, ऑडियो संचिका, अरे संचिका माने फाइल होता है। आजकल ऑडियो संचिका में गूगल, यूट्यूब आदि अनेक एप्स आ रहे हैं। ये गूगल ये ऑडियो संचिका के रूप में, जिसमें सिर्फ आवाज आती है, वीडियो चित्र सहित होता है, ऑडियो ध्वन्यात्मक होता है, ध्वनियां होती हैं। तो ऑडियो संचिका आवाज के रूप में किसी ज्ञान को संग्रह करना, उसके क्रम, रिकॉर्डिंग जैसे होती है, फोन की रिकॉर्डिंग होती है, एक क्रम में होती हो, उसका भी एक क्रम। कुछ शब्दकोशों में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है समझाने के लिए, शब्द का मतलब समझाने के लिए। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं। जैसे विज्ञान के लिए विज्ञान शब्दकोश हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए चिकित्सा शब्दकोश हो सकता है, कानून, लॉ, कोर्ट कचहरी, न्यायालय के लिए विधिक शब्दकोश हो सकता है, मैथ्स, गणित आदि के लिए गणित शब्दकोश हो सकता है, टेक्निकल क्रियाकलाप के लिए तकनीकी शब्दकोश हो सकता है। इस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अलग अलग शब्दकोश हो सकता है। सबसे पहले शब्दकोश या शब्द संकलन हमारे भारत में ही बना है।
सारे संसार में फैला है। सबसे पुराना भारत में प्रजापति कश्यप का निघंटु संसार का सबसे प्राचीनतम शब्दकोश है। निघंटु, निघंटु जो है वो संसार का सबसे प्राचीन शब्दकोश है। अब शब्दकोश में व्यवस्था कैसे होती है, शब्दकोश को कैसे अरेंज किया जाता है, शब्दकोश को कैसे देखा जाता है, इसकी अपनी एक प्रक्रिया है। हर शब्दकोश वर्णानुक्रम में लगाए जाते हैं। जिस भाषा का शब्दकोश होता है उसी भाषा की वर्णमाला के क्रम के अनुसार शब्दकोश की व्यवस्था की जाती है। तो शब्दकोश के लिए सबसे पहले जरूरी है वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम। अब वो कैसे होता है, वर्णों का अनुक्रम। हमारे यहां जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त अक्षर, सबके अपने क्रम है। स्वर के बाद व्यंजन आएंगे, का वर्ग आएगा, उसके बाद अगले वर्ग आएंगे, ऊष्म आएंगे, अंतस्थ आएंगे, संयुक्त। ये अपने वर्णमाला का निश्चित क्रम है। शब्दकोश में वर्णानुक्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। शब्दकोश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वर्णानुक्रम। यहां पर वर्णमाला के अक्षरों के क्रमों में शब्दकोश को खंडों में विभाजित किया जाता है और खंडों का क्रम भी जो होता है वो वर्णमाला के क्रम के अनुसार होता है। हिंदी की वर्णमाला अ से शुरू होती है, अ, आ, ई, उ, अ से शुरू होती है। परंतु यहां ध्यान रखना है कि शब्दकोश का पहला खंड अंग से शुरू होगा, अ से नहीं। पहले आप अंग के आएंगे, उसके बाद अ आएगा, उसके बाद आ आएगा। इस क्रम में ये क्रम क्लियर। उसके बाद में ई खंड इत्यादि खंडों में आगे बढ़ते जाते हैं। इनके बाद स्वर खंड आता है, स्वर, इसके बाद स्वर आते हैं। इस तरह से खंड बढ़ते चले जाते हैं। व्यंजन शब्द की शुरुआत भी कम से होती है। जिस प्रकार स्वर शब्द की शुरुआत अंग से होती है, इसी तरह व्यंजन की शुरुआत कम से होती है। ये व्यंजन की शुरुआत किससे होती है, कम से होती है। स्वर की शुरुआत अंग से होती है। ठीक है, यहां से लेकर के क्षत्रज्ञ तक के शुरू होने वाले वर्णों के खंड आते हैं। अब जैसे देखिए, शुरू करते हैं हम कुछ वर्णों को। अंग, सबसे पहले आएगा अंक। अंक, अंकक, उसके बाद आता है अंकक, इसके बाद आएगा अंककरण, अंककरण, इसके बाद आता है अंककार। ये क्रम है, अंककार। इसके बाद में आता है अंकखरी, इसके बाद में आता है अंकगणित, अंकगणित, इसके बाद आता है
अंकगत, अंकगत। इसके बाद में आता है अंकटा, सॉरी अंकट। इसके बाद में आता है अंकट, इसके बाद में आता है अंकटा। ये क्रम है, देखिए। अंकती, अंकती, अंकतंत्र, अंकतंत्र, अंकन, आर्य, अंकन आर्य शब्द आते हैं। इनके तीसरे स्थान पर आने वाले वर्ण क्रम से क, ख, क, का, ख, ग, ट, टा, ती, तम, न आदि हैं। हिंदी वर्णमाला में शब्द इसी क्रम के अनुसार आते हैं। जिस तरह दूसरे स्थान के वर्ण की बारी पूरी हो जाने के बाद तीसरे वर्ण का क्रम चालू होता है। पहले वर्ण का क्रम देखा जाएगा, उसके बाद दूसरे वर्ण का क्रम चलेगा। जब दूसरे वर्ण का क्रम पूरा हो जाएगा क्षत्रज्ञ तक, तब तीसरे वर्ण का क्रम फिर उसी बारी से शुरू होगा। इस प्रकार चौथे पांचवें इन स्थानों के क्रम उसी के अनुसार परिवर्तित होते चले जाते हैं। ठीक। इसके बाद में आता है अनुस्वार व अनुनासिक। अनुस्वार व अनुनासिक, जैसा कि हम बोलते हैं, बिंदी जो लगती है पंचमा अक्षर की, पांचवें अक्षरों की जो हम बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार या अनुनासिक। पांचवें अक्षर की जो बिंदी आती है, जो इस प्रकार लिखी जाती है, उसे हम अनुस्वार बिंदी है। उसके बाद में चंद्रनाथ बिंदु जो आता है वो अनुनासिक कहलाता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। मात्रा के साथ चंद्र बिंदी को हम ऐसे लगाते हैं। इनका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि सभी वर्णों के खंड की शुरुआत अनुस्वार से होती है। उसके बाद में अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु आता है। जैसे देखिए अंक, सबसे पहले अंक, आंख, कंगन, टंकण, तंग,
पंख, हंस आदि। ठीक, इनको हम देखते हैं। अ, आ, क, ट, त, प, ह आदि वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले रखा गया है। आ से पहले अंक, आंख में सबसे पहले अंक आएगा। ठीक, अब शब्दकोश में महत्व होता है मात्राओं का। मात्राओं का भी बड़ा महत्व शब्दकोश में होता है। मात्राएं भी हमें ध्यान रखनी होती है। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्रा, हर स्वर में मात्रा होती है। व्यंजनों के उच्चारण करने में स्वर की मात्रा का योगदान होता है, नहीं कर सकते हम। अब हम देखते हैं क है, क लिखित रूप से ये, परंतु जब हम उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण लास्ट में आ जाता है, तो वर्ण बन जाता है क। तो पहली मात्रा इसमें क की, आ की लग जाती है, जिससे कि ये क बन जाता है। शब्दकोश में शब्दों को वर्णानुक्रम में रखने के लिए उनमें आने वाले स्वरों की मात्राओं को भी स्वरों के क्रम में रखा जाता है। अनुस्वार के बाद स्वर की 11 मात्राओं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के क्रम को ध्यान में रखा जाता है। शब्दकोश में स्वरों को के इसी क्रम का निर्वाह किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत है, अब हम देखते हैं जरा सा। तो हमने कभी छोटी क्लास में 12 खड़ी पढ़ी होगी, कक्का की कुकु के को कऊ कंका, आई उ ए ओ औ अंग आ। ठीक, ये हमने पढ़ा होगा। हमारे जमाने में तो खूब गुरुजी इनको रटवाया करते थे और हम लोग 12 खड़ी रटते थे। यहां पर थोड़ा सा अंतर है, जो कंक है वो आगे आ जाएगा। यहां जब हम उदाहरण करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कं, क, इसके बाद में क, का, की, कू, का, की, कू के बाद में क्री, री आ जाएगा। क्री, री की मात्रा इसमें के, कई, को, कऊ, इस प्रकार से वर्णमाला में कं से शुरू होता है और कऊ पर शब्द खत्म हो जाता है। क्लियर? 12 मात्राएं हमें याद है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञा संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। छ, त्र, ज्ञा और स्र। छ का जो निर्माण हुआ है वो क प्लस स, त्र का जो निर्माण हुआ है त प्लस र, और ज्ञा का जो निर्माण हुआ है ज
प्लस य, और स्रा का जो निर्माण हुआ है वो स प्लस र। इनमें दो दो व्यंजन हैं, दो दो व्यंजन मिलकर के इनका, यहां पहला जो व्यंजन है, पहला जो वर्ण है वो आधा है, अर्थात बिना स्वर का है, इसलिए हम इसके नीचे हलंत लगाते हैं। क्लियर? अब जैसे पहले क्ष है, क के साथ है, ये क के साथ सा है, तो जब हम इसको शब्दकोश में समायोजित करेंगे, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर का है, इसलिए ये का उपखंड में ही आएगा। क्ष जो है वो का उपखंड में आएगा, त्र जो है वो ता उपखंड में आएगा, ज्ञ जो है वो ज उपखंड में आएगा, स्र जो है वो स उपखंड में आएगा। ठीक? इनका क्रम भी वर्णमाला पर ही आधारित होता है। जैसे क्यारी, क्या, क्यारी, क्यों आदि शब्द इसमें उपखंड होंगे। उसके बाद का और चा से मिलकर बने संयुक्ताक्षर आएंगे। उसके बाद का और रम से बनने वाले, का प्लस रम से बनने वाले, जैसे क्रम, क्रम से शुरू वाले हो सकते, च आधा का और चा, क्रंदन, इसके बाद क्रॉस के शब्द आते हैं, जैसे क्रम, क्रमशः आदि, फिर क्रा और उसके बाद क्री, क्रो, क्रा, क्री, जैसे पहले हमने बताया था अ आ ई, उसी क्रम में क्रो, क्रा, क्री से शुरू होने वाले शब्द आते हैं। क्रा के बाद क्लो एवं क्व से शुरू होने वाले शब्द आते हैं। फिर नंबर आता है क्ष का, फिर नंबर आता है क्ष का, क्ष से शुरू होने वाले शब्द, छ से जो शुरू होने शब्द है, इसका भी क्रम इसी प्रकार रहता है। क्षम, छ, इसके बाद में क्ष, छा, इसका भी क्रम इसी तरह। त्र संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्द ता के खंड में, ज्ञा से शुरू होने वाले शब्द जा के खंड में, और स्र से शुरू होने वाले शब्द सा के खंड में, इसी नियमानुसार निर्धारित स्थान पर शुरू होने वाले शब्दों की तरह आते हैं। अब शब्दकोशों में इस शब्द के साथ कुछ संकेत दिया होता है। ये संकेत शब्दकोश में शब्द की स्थिति, स्वरूप, स्रोत आदि स्पष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। उन संकेतों का मतलब हमें पता होना चाहिए। पुस्तकालय में हमारे में अनेक प्रकार की डिक्शनरियां हैं, शब्दकोश हैं, हम वहां से उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनमें दिए गए संकेत अक्षरों को समझ सकते हैं। कुछ संकेत अक्षर हम यहां स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कहीं प्लस का चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब होता है स्थानिक। और इसका मतलब होता है अव्यय, अर्थात वो जो शब्द है वो कैसा है, वो अव्यय शब्द है, वो अव्यय शब्द है। उप, अगर किसी कोई शब्द दिया है और उसके सामने उप लिखा हुआ है, वो उपसर्ग है। तत् लिखा है, तत्सम शब्द है। सम लिखा है तो संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही छोटे छोटे संकेत इन शब्दों के साथ लिखे होते हैं, उन संकेतों के अर्थ हमें समझने होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। आज का दिन